ईरान एक ऐसा मुल्क है जो मिडल ईस्ट की सियासत का दिल समझा जाता है। कभी पर्शियन एम्पायर की शान, कभी इस्लामिक रेवोल्यूशन का मरकज और आज दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुल्क में से एक है। लेकिन सवाल ये है, ईरान असल में है क्या? एक मजलूम मुल्क, एक रीजनल सुपर पावर, या फिर ऐसी कुव्वत जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई? आज हम ईरान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजन, आर्मी पावर और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और यकीन माने, ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरी दुनिया की सियासत को समझने की चाबी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुबार आमिर है। आज का टॉपिक है ईरान। ये वीडियो सिंपल न्यूज समरी नहीं होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान इतना पावरफुल क्यों है, अमेरिका और ईरान के दरमियान इतनी दुश्मनी क्यों है, इसराइल ईरान से इतना खौफ ज़दा क्यों रहता है, और क्या ईरान वाकई ही न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। चलें शुरू करते हैं। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। एक वक्त जब पर्शिया दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर में शामिल था, लेकिन फिर अरब कॉन्क्वेस्ट आए, इस्लाम आया और धीरे धीरे पर्शिया ने इस्लाम को अपना लिया। मगर एक चीज कभी नहीं बदली, ईरान की शहानत। ईरान हमेशा से अपने आप को सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन समझता है। फिर आता है 20वीं सेंचुरी, जब शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलेवी अमेरिका का क्लोज दोस्त बन जाता है। मॉडर्नाइजेशन हो जाती है, रोड बनने लग पड़ती, इंडस्ट्रियां आ जाती हैं, लेकिन साथ ही करप्शन भी हो जाती है और पूरा मुल्क एक डिक्टेटरशिप बन जाता है और पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ता गया। और फिर 1979 सब कुछ बदल गया। 1979 में आयतोल्ला खमीनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन लीड की, शाह को हटा दिया और ईरान ऑफिशियल बन गया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहाँ से ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक आइडियोलॉजी बन गया। रूल सिंपल था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म करना है, इस्लामिक गवर्नेंस शुरू करनी है, अमेरिका से दोस्ती खत्म करनी है और डेथ टू अमेरिका के नारे स्टार्ट हो गए। इसी रेवोल्यूशन ने आज के ईरान की बुनियाद रखी है और तब से लेकर आज तक ईरान की रिलीजियन पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर चल रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ईरान का प्रेसिडेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। असल पावर होती है सुप्रीम लीडर के पास। यह पोजीशन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होती है। आर्मी, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर डिसीजन, सब पर फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की होती है। इसके नीचे आते हैं प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट, लेकिन सबसे पावरफुल हिडन फोर्स है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्प। ये सिर्फ आर्मी नहीं है, ये इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी सब में डीपली इन्वॉल्व है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान को आपने समझना है तो आपको IRGC को समझना जरूरी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? 1979 के रेवोल्यूशन के बाद जब यूएस बैक शाह को हटा दिया गया, अमेरिका को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ। फिर तेहरान में यूएस एम्बेसडी हॉस्टेज क्राइसिस हुआ। 52 अमेरिकन को हॉस्टेज बना दिया गया था और उस दिन के बाद से रिलेशन कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। फिर सेक्शन, प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर अटैक्स, असैसिनेशन और न्यूक्लियर टेंशन। ईरान कहता है अमेरिका हमें कंट्रोल करना चाहता है, अमेरिका कहता है ईरान से रीजनल इंस्टेबिलिटी फैल रही है। दोनों के दरमियान ट्रस्ट जीरो है। अब आते हैं इसराइल पर। इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है क्योंकि ईरान खुलकर फलस्तीन को सपोर्ट करता है और जो इसराइल के खिलाफ ग्रुप हैं उनको फंडिंग करता है, जैसे कि हस्बुल्लाह आ गया, हमास, यूथिस और बाकी रीजनल पावर्स को। इसराइल का सबसे बड़ा डर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट का पावर इम्बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। इसी वजह से कोवर्ट ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक्स और शैडो वार चलती रहती है। अब पावर की बात की जाए तो ईरान के पास दुनिया में सबसे बड़े ऑयल्स में से एक रिजर्व है। मतलब सोचा जाए तो ईरान बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन असल में हाई इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स, उधर के जवानों के पास नौकरियां नहीं, ऊपर से सैंक्शन का प्रेशर। अमेरिका सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को बहुत खराब कर दिया है और ज्यादातर प्रोटेस्ट भी इसी इकोनॉमी की वजह से होते हैं। लोग पूछते हैं ऑयल इतना है फिर अवाम परेशान क्यों है? उसका जवाब सिंपल है, करप्शन, सैंक्शन, आइसोलेशन। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। आज़ादी से बोलना, औरतों के हकूक, इंटरनेट बंद हो जाना, अरेस्ट हो जाना, या ये सब इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का हिस्सा रहे हैं। औरतों और लड़कियों के हकूक, हिजाब लाजमी पहनना,
प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करना ग्लोबल हेडलाइन बन चुकी हैं। गवर्नमेंट कहती है ये नेशनल सिक्योरिटी है और जो इसके खिलाफ है वो कहती है स्टेट का रिप्रेशन है। यहाँ दोनों का नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, सच समझना काफी मुश्किल है। सबसे सेंसिटिव टॉपिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। वेस्ट कहता है तुम छुप कर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो। इसी इशू पे इस पे सेक्शन लगे हैं। काफी डील्स भी हुई, डील्स टूटी भी और टेंशन बढ़ते गई। JCPO नाम का एक डील भी हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स चेंज होने की वजह से ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया। आज भी ये दुनिया का सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल इशू में से एक है। तो फ्यूचर क्या है? रेजिम चेंज होगी, रिफॉर्म होंगे या स्ट्रॉन्ग ईरान? कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकते, लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान को इग्नोर करना मुमकिन नहीं। चाहे एनर्जी हो, मिडल ईस्ट हो, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हो या मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हो, ईरान हर जगह सेंट्रल पावर है और जो भी ईरान में होता है उसका असर दुनिया भर में महसूस होता है। ईरान को सिर्फ एक हेडलाइन में समझाना काफी मुश्किल है। यह मुल्क कंट्रडिक्शन से बड़ा हुआ है। रिलीजन भी है, पावर भी है, रेजिस्टेंस भी है, कंट्रोल भी है और इसीलिए ईरान दुनिया का सबसे दिलकश और डेंजरस पॉलिटिक्स स्टोरी में से एक है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और फ्यूचर के लिए आप मुझे बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं। आज के टॉपिक में जो मैंने 2026 की वार हो रही है उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की। अगर आप मुझे कहते हैं एक डीप डाइव बनाएं इस वार के ऊपर वीडियो पे तो वो भी मैं बना दूंगा। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।